Assalamualaikum. Welcome to इलाज ऑनलाइन. दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में. जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, बांझपन क्या होता है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. और आज की वीडियो में हम बांझपन के एक बड़े कॉज के बारे में बात करेंगे और वो है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि बे औलादी के बांझपन के वो केसेस जिनमें बे औलादी की रीज़न मेल साइड से आ रही होती है और हस्बैंड के स्पर्म्स का कोई प्रॉब्लम या फिर हस्बैंड की कोई फिजिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही होती है. इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बात की जाती है और अक्सर जब हमारे पास फीमेल्स आती हैं ओपीडी में तो उनमें हस्बैंड या तो रिपोर्ट करवाने के लिए मानते नहीं हैं और या वो रिपोर्ट करवा लेते हैं तो रिपोर्ट को हाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं. तो तकरीबन इनफर्टिलिटी के 30% केसेस में इनफर्टिलिटी की रीज़न हस्बैंड साइड से आ रही होती है और 45% केसेस में इनफर्टिलिटी की रीज़न होती है फीमेल की प्रॉब्लम्स, जैसे कि एग्स का ना बनना, फीमेल्स की ट्यूब्स की ब्लॉकेज या फीमेल के यूट्रस के प्रॉब्लम्स. और बाकी 25% केसेस में हमें बांझपन का कोई भी कॉज नहीं मिलता. तो अगर रिपोर्ट्स के ऊपर और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें ये डिसाइड हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये मेल साइड से आ रही है, तो हमने इस मेल को कैसे ट्रीट करना है और किस तरह से इस कपल की प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है, इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे. अगर किसी मेल की साइड से हमें प्रॉब्लम मिलती है तो सबसे पहला स्टेप है लाइफस्टाइल. उसके लाइफस्टाइल पे नज़र डालनी होगी. उनकी जॉब क्या है, कहीं वो किसी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व तो नहीं है जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है. जैसे कि वेल्डर्स, जिन जिन प्रोफेशंस में हीट एक्सपोजर होता है स्पर्म क्वालिटी उसमें कम हो जाती है. वेल्डर्स को हीट बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती है. पेंटर्स का लेड एक्सपोजर ज़्यादा होता है. जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले जो अफराद होते हैं उनका भी लेड एक्सपोजर समटाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीसा या लेड जो होता है वो स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करता है. और ड्राइवर्स का जो प्रोफेशन होता है, जो एज अ प्रोफेशन ड्राइविंग करते हैं, उन्हें कई कई घंटे बैठना पड़ता है और उनको अपने व्हीकल की हीट फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से स्पर्म्स डिस्टर्ब होते हैं. अगर आप स्मोकिंग करते हैं या शराब नोशी की आदत में आप इन्वॉल्व हैं तो इसकी वजह से भी स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है. अब एक बहुत बड़ी रीज़न इनफर्टिलिटी की है मोटापा, जो कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों कॉज करते हैं. तो मोटापे की वजह से मेल के स्पर्म्स ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिस्टर्ब होती हैं. और इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी स्पर्म काउंट ख़राब होता है. और इसके अलावा अगर किसी मेल को स्लीप डिसऑर्डर है, नींद की कमी है या स्ट्रेस है तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है. अगर कोई मेल कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स या खुदा ना ख्वास्ता कोई कैंसर की कीमोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है. अगर किसी मेल को अनकंट्रोल्ड शुगर का मसला है, डायबिटीज़ है, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब कुछ मेल्स की ये हैबिट होती है वो टाइट अंडरवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी टेस्टिकुलर टेम्परेचर हाई हो जाता है और स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्टर्ब होती है और जो ऑलरेडी प्रोड्यूस स्पर्म होते हैं वो भी डैमेज हो रहे होते हैं. कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि अगर बचपन में कोई मसाने की चोट लग गई है या कोई इन्फेक्शन हुई थी बचपन में, जैसे कि कन पेड़े की इन्फेक्शन निकल आई, तो इसकी वजह से जो टेस्टिस होती हैं उनकी भी सोजिश हो जाती है और स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. और हर्निया का अगर किसी का ऑपरेट हुआ है तो इसकी वजह से भी कुछ डैमेज ऐसा हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है. तो ऐसे मसाइल में स्पर्म सारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं. अब हम जब मेल की रिपोर्ट करवाते हैं और उसके ऊपर हमें स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब लग रही होती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम लग रही होती है, स्पर्म काउंट कम लग रहा होता है, तो हम कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेकिन 30 से 40% केसेस में हमें स्पर्म की डिस्टर्बेंस की कोई भी वजह नहीं मिलती.
तो जिन केसेस में हमें वजह मिलती है हम उन केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपने किसी मेल को ट्रीट करना है इनफर्टिलिटी के लिए और स्पर्म काउंट उसका इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहला स्टेप है लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट। उसके लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने डेली वॉक करनी है और अपना आइडियल वेट अचीव करना है। आपने अपना BMI जो आइडियल आए आपकी हाइट के हिसाब से उसको अचीव करना है और आपने टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं यूज़ करने। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, एक हेल्दी अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं। अगर स्मोकिंग करते हैं या कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। अपनी डाइट में हफ्ते में कम से कम 2 बार आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है, लेकिन कोशिश करें कि रेड मीट का इस्तेमाल आप कम करें और फिश का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। और इसके अलावा आपने किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है और आपके डॉक्टर्स जो आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको भी फॉलो करना है। अगर कोई मेडिकल रीज़न है, कोई स्पर्म्स की ब्लॉकेज है, तो इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने करवाना है। अगर स्पर्म का काउंट कम है या स्पर्म्स की क्वालिटी ठीक नहीं है तो हमें समटाइम्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी वो तरीकाकार होता है जिसमें हम डिफरेंट तरीकाकार से प्रेगनेंसी करा सकते हैं, IUI के ज़रिए भी, IVF के ज़रिए भी। तो ये तरीका इलाज महंगा होता है थोड़ा सा। इसमें 6 से 7 लाख रुपए तकरीबन एक साइकिल के लगते हैं, IVF के एक साइकिल के। और IUI जो होता है, जब आपका स्पर्म काउंट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता तो आप IUI करा सकते हैं। अब IVF का सक्सेस रेट 50 to 60% है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक हों और आपका ट्रीटमेंट किसी ऑथेंटिक सेंटर से करवाया जाए। जितना ऑथेंटिक सेंटर होगा उतना ही आपका जो सक्सेस रेट है वो अच्छा होगा और इसी तरह से जितना आपका स्पर्म काउंट बेहतर होता है उतने ही सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम मेल इनफर्टिलिटी के केसेस को ठीक करते हैं। बहुत सारे केसेस में मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल होती है और जो ऑब्स्ट्रक्शन वाले कॉजेज होते हैं जिसमें स्पर्म्स की ब्लॉकेज होती है तो इसमें हमें समटाइम्स सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी करके उस ब्लॉकेज को दूर कर दिया जाता है और फिर सीमन के सैंपल के अंदर स्पर्म्स आ जाते हैं। तो अगर स्पर्म काउंट थोड़ा है तो हमें फिर IVF करनी पड़ती है। अगर स्पर्म काउंट अच्छा आ जाता है ब्लॉकेज ठीक करने के बाद तो फिर नेचुरल भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से मेल इनफर्टिलिटी के केसेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी बेऔलादी का मसला है और शादी के कई साल गुजरने के बावजूद आपको औलाद नहीं हो रही और आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, अपनी इवैल्यूएशन करानी है, आपको उसके बारे में कोई रहनुमाई दरकार है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और मुझसे आप डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से अपना जो केस है इनफर्टिलिटी का उसकी इवैल्यूएशन करानी है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके लिए और कैसे आप सेहतमंद औलाद हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।